हेलो बच्चों, आकाश के हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हर्षित गोयल, फिजिक्स फैकल्टी एट आकाश कोटा सेंटर, और हमारे साथ हैं विजय मिश्रा सर, फिजिक्स फैकल्टी एट आकाश कोटा सेंटर। बच्चों, आपका सीबीएसई बोर्ड का फिजिक्स का पेपर जल्दी ही होने वाला है, तो उसी से रिलेटेड आज का ये वीडियो है, जिसके अंदर हम आपको काफी डीप इंसाइट्स देंगे कि पेपर किस तरह से होता है, पेपर के अंदर किन किन बातों का ध्यान रखना है, ताकि आप लास्ट के 2 से 3 दिनों में अपना जो स्कोर है उसको काफी बेहतर कर पाए। तो हर्षित सर, आज ये वाला जो वीडियो अपना होने वाला है ये बहुत अच्छा वीडियो है और बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि ऐसे टाइम पर जब एग्ज़ाम आने वाला होता है बच्चे वैसे बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं, घबरा जाते हैं। उससे उनको ये आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअल में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कहाँ कहाँ पर ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर नंबर गेन कर सकते हैं। तो बच्चों, परेशान नहीं होना है, आपको पूरा के पूरा बता देते हैं, उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को ठीक कर लेना। वैसे उम्मीद है कि आप लोगों ने वैसे बहुत अच्छा कर रखा होगा, लेकिन थोड़ा सा आपको एक गाइडलाइन मिल जाएगी इससे। ओके सर, बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों, सबसे पहली स्लाइड जो है, इसके अंदर पूरा पेपर का पैटर्न है। इसमें टोटल कितने क्वेश्चंस होते हैं, कितने सेक्शंस होते हैं, हर सेक्शन के अंदर हर सेक्शन का वेटेज क्या है, उसमें कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, एंड उन क्वेश्चंस को आंसर करते समय हम किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं, तो सेक्शन ए जो होता है वो होता है 1 मार्क एमसीक्यू एंड असर्शन रीजन क्वेश्चंस। इसके अंदर सारे क्वेश्चन 1 मार्क के होते हैं। टोटल 16 क्वेश्चन होते हैं। 16 में से 12 क्वेश्चन एमसीक्यू होते हैं, जिनके अंदर 4 ऑप्शंस आपको मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही होते हैं, एंड देन 4 क्वेश्चन होते हैं असर्शन रीजन के बेसिस पे। ठीक है, अब इसके अंदर एक चीज ध्यान रखनी है, इसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जनरली ऐसा रहता है कि एमसीक्यू के अंदर अगर हमने कोई ऑप्शन गलत किया तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में डेफिनेटली नेगेटिव मार्किंग रहती है, बट ये सब्जेक्टिव पेपर ही है आपका, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पार्शियल मार्किंग बल्कि जरूर होती है। अगर आपका पार्शियल आंसर भी सही है तो भी आपको मार्क्स मिलते हैं। तो बेफिक्र होकर आपको सारे क्वेश्चन करने चाहिए, नेगेटिव मार्किंग का यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है। और ये काफी इजी क्वेश्चंस आते हैं, आपको अटेम्प्ट तो करना ही चाहिए, क्योंकि एबीसीडी ऑप्शंस भी है। मान लो आपको नहीं भी आया, फिर भी आप कोई ऑप्शन लिख के आ सकते हैं वहां, बाय चांस अगर सही हो तो आपको उसके मार्क्स जरूर मिलेंगे। देन सेक्शन बी जो होता है, इसके अंदर आपको वेरी शॉर्ट आंसर्स आपको इसके अंदर मिलते हैं। टोटल आपको 5 सवाल मिलते हैं, और हर सवाल का जो वेटेज होता है 2 मार्क का होता है। 2 into 5 टोटल 10 मार्क का ये जो है पूरे पेपर में वेटेज रखता है। इसके अंदर वर्ड लिमिट होती है, अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन या डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है तो उसके अंदर आपको 30 से 50 वर्ड्स के अंदर अपना क्वेश्चन कंप्लीट करना चाहिए। न्यूमेरिकल है, देन उसको भी 2 मार्क के अकॉर्डिंग ही आपको सॉल्व करना है। सेक्शन सी की बात करते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। तो शॉर्ट आंसर के टोटल इस सेक्शन के अंदर टोटल 7 सवाल होते हैं, और हर सवाल 3 मार्क का होता है। तो 3 into 7 21। तो 21 मार्क का ये पूरा सेक्शन होता है। 70 मार्क्स में से 21 मार्क्स इस अकेले सेक्शन के हैं, विच इज 30%। एंड ये वन ऑफ द हाईएस्ट बेसिक इवन हाईएस्ट वेटेज रखता है पूरे पेपर के अंदर। तो इस चीज का अपन ध्यान रखें। इसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो 21 मार्क्स का इसके अंदर हमें वेटेज मिल जाएगा। 4 मार्क्स का बच्चों सेक्शन डी जो होता है उसमें केस स्टडी के क्वेश्चन आता है। केस स्टडी बच्चों जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें जो टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना चाहता है उसकी थ्योरी आपको वैसे भी दे देगा। जैसे मान लो कैपेसिटर का बोल दिया तो कैपेसिटर का पूरी जानकारी पहले आपको पूरा दे देगा, उसी में से 2 क्वेश्चन आपसे पूछेगा। हर क्वेश्चन का जो मार्क्स होगा बच्चों वो 4 होंगे, और 2 क्वेश्चन ऐसे आएंगे, और तो 8 नंबर का ये वेटेज कवर करता है। एक होता है बच्चों 5 मार्क्स के लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। अभी तक जितने बच्चे मेरे को मिलते हैं, बच्चे जो बोर्ड दे रहे होते हैं, इस बार दे रहेंगे, तो उनका हमेशा मानना होता है कि सर लॉन्ग वाले क्वेश्चन कौन सा तैयार कर लें। तो मेरा बच्चों कहना है आप लोगों से कि आप वैसे तो पूरा तैयारी आपको करना चाहिए। ऐसा मत सोचिए कि सर ने बोला है कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन नहीं करना है। मेरा कहना ये है कि अगर बाई चांस ऐसी स्थिति अगर में आ गया है आप कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आप ठीक नहीं कर पा रहे हैं, एक एवरेज स्टूडेंट है, मान लो ठीक से स्टडी नहीं कर पाए या किसी भी प्रॉब्लम की वजह से मान लीजिए बीमार हो गए, कुछ भी था, ऐसी कंडीशन में आप फंस गए तो स्टडी नहीं कर पाए, तो मेरा मानना है कि 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन आपके पास में है, जो कि 15 नंबर अगर मान लीजिए कवर करते हैं, तो ये टोटल मार्किंग का केवल कितना है 21% रखता है। तो 21% रखता है, 15 मार्क्स का है, तो 55 नंबर की थ्योरी तो बाकी से आप लोग ठीक कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि लॉन्ग आंसर में तो काफ़ी कुछ लिखना होता है, मानो नहीं कर पाए तो बेफिक्र रहिए, आप परेशान मत होइए, तब भी आप अच्छा स्कोर कर लेंगे। बिल्कुल। ठीक है बच्चों। सो पूरे, और अगर आप 30 मार्क्स प्रैक्टिकल के भी ऐड करेंगे तो टोटल 100 में से मात्र 15 नंबर के सेक्शन 85 नंबर फिर भी आपके बचते हैं। मतलब फिर भी 80 से 85% कवर कर लेगा वो। एंड एक बात और, जो 4 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं इनके अंदर वर्ड लिमिट आपको जो लेनी चाहिए वो अप्रोक्सीमेट, इसके अंदर आप 80 से 100 वर्ड्स की जो वर्ड लिमिट रख सकते हैं। एंड 5 मार्क का जो क्वेश्चन होता है, वैसे इसमें न्यूमेरिकल या डेरिवेशन ज्यादा आते हैं, पर फिर भी अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो इसके अंदर आप 130 से 150 की अपनी वर्ड लिमिट को रख सकते हैं। देन एक इंपॉर्टेंट नोट ये है कि ये आपको पेपर के अंदर इंस्ट्रक्शंस में भी मिलेगा। इंस्ट्रक्शंस आपको पूरे ध्यान से पढ़ने चाहिए। इंस्ट्रक्शन सिंपल ये है कि इसके 33 के 33 क्वेश्चंस कंपलसरी होते हैं। कंपलसरी इन द सेंस कि आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। अगर आपने कोई भी क्वेश्चन छोड़ा तो आपको उसके मार्क्स लूज करने पड़ेंगे।
हाँ, इंटरनल चॉइसेस सेक्शन में जरूर होती है। सेक्शन ए में 16 ही क्वेश्चन होते हैं, उसके अंदर कोई इंटरनल चॉइस नहीं होती है। सेक्शन बी में जो है अगर अपन बात करते हैं तो 2 क्वेश्चंस जो हैं, 2 क्वेश्चंस के अंदर आपको इंटरनल चॉइस मिलती है। इंटरनल चॉइस का मतलब क्या होता है वो भी मैं भी थोड़ी देर में समझाऊंगा। सेक्शन सी के अंदर अगर बात करते हैं तो उसके अंदर एक क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस आपको मिलेगी। एंड जो लास्ट सेक्शन था सेक्शन ई, लॉन्ग आंसर टाइप, उसके अंदर आपको तीनों सवालों में इंटरनल चॉइस मिलती है। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं इंटरनल चॉइस का मतलब क्या होता है। सेक्शन ई जो होगा, क्योंकि पेपर में टोटल 33 क्वेश्चंस हैं, तो 31, 32 और 33 नंबर के जो क्वेश्चन है वो सेक्शन ई के होंगे। अब 31 क्वेश्चन की अगर अपन बात करते हैं तो जैसे ही आप सेक्शन ई में जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 31 में आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। एक क्वेश्चन ऊपर लिखा होगा और करके, फिर दूसरा क्वेश्चन लिखा होगा। ऐसे ही 32 के अंदर भी आपको एक क्वेश्चन मिलेगा और करके दूसरा क्वेश्चन मिलेगा, और 33 में भी आपको फर्स्ट क्वेश्चन मिलेगा एंड और करके सेकंड क्वेश्चन मिलेगा। तो टोटल 6 क्वेश्चन हुए हैं। इन 6 में से आप कोई से भी 3 नहीं कर सकते हैं। आपको 31 में भी जो 2 चॉइस दी उनमें से ही एक कोई भी करना है, 32 में भी 2 चॉइस जो दी गई है उनमें से एक करना है, और 33 की भी जो 2 चॉइस है उनमें से एक करना है। काफी बच्चे कई बार, क्योंकि ऐसा होता है कि 31 के दोनों ही पार्ट नहीं आए उनको, और 32 के 2 पार्ट आते थे या पार्शियल पार्ट आता, तो 32 के दोनों पार्ट करके आ गए, तो वो आपको पूरे मार्क्स, 32 का एक ही क्वेश्चन आपका देखा जाएगा, दूसरा क्वेश्चन आपका नहीं देखा जाएगा। देन आगे बढ़ते हैं, और सर विजय सर आप इन बच्चों को बताइए कि यूनिट वाइज जो मार्क ब्रेकअप है वो क्या है। बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग काउंट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये फर्स्ट यूनिट के अंदर आता है। सेकंड यूनिट के अंदर बच्चों इंक्लूड होती है इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हम लोग बात करते हैं पूरे की पूरे करंट इलेक्ट्रिसिटी की। ये पूरा के पूरा जो है वो कवर करता है बच्चों 16 मार्क्स, अच्छा खासा मार्क्स बच्चों रखता है ये, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रिसिटी का वेटेज रहता है। एक यूनिट नंबर थर्ड जो होगा उसके अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, आप जानते ही हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक है। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म आ गया, मैग्नेटिज्म एंड मैटर आ गया, जिसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं मैग्नेटाइजेशन वगैरह, वो टॉपिक इसमें कवर होगा। और उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट, ये पूरी ब्रांच यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का जो है 17 नंबर कवर कर रहा है, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट, ये आपको बताया जा चुका है, ठीक है। तो ये अच्छे खासे वेटेज बच्चों रख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं हम लोग। एक बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी आ गया। ऑप्टिक्स के अंदर बच्चों दोनों इंक्लूड हो गई है, रे ऑप्टिक्स भी इंक्लूड हो गई है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट भी इंक्लूड हो गए हैं। तो रे ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये मिला करके 18 मार्क्स रख रहे हैं, जिससे बच्चों इसका वेटेज थोड़ा सा कम होता है। इसके में ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन पूछते हैं वो, जिसके अंदर जनरली यूजेस पूछते हैं या वेवलेंथ फ्रिक्वेंसी के रेंज पूछते हैं। बाकी ज़्यादातर ये 18 में से नंबर जो कवर करेगा वो रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से ही कवर करेगा, और बाकी बचा हुआ जो होगा वो वे ऑप्टिक्स में कवर करेगा। और रे ऑप्टिक्स के अंदर स्पेशल जो पूछा जाता है जनरली वो फ्रंट वगैरह और जो वाईडीएससी है वो उस पर थोड़ा ध्यान देना आप, सिंगल सेल एक्सपेरिमेंट में ज़्यादा इतना ध्यान मत दीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो यहाँ जाते हैं। उसके बाद मोनोफिजिक्स स्टार्ट हो गए बच्चों, जिसमें से अपना आ गया ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर आ गया। इसके अलावा एटम एंड न्यूक्लियाई आ गया। एटम और न्यूक्लियाई एंड ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन ये मिला करके 12 नंबर कवर करते हैं। हालांकि उनके रेस्पेक्ट में थोड़ा कम है, लेकिन नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से मोनोफिजिक्स बहुत अच्छा स्कोर भी रखती है, करीब 8 से 9 के आसपास सवाल आते हैं, और क्वेश्चन आसान भी होते हैं, केवल फॉर्मूला बच्चों आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद में यूनिट नंबर 9 जो होता है बच्चों वो होता है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, जिसके अंदर सेमी कंडक्टर आता है। जितने भी सेमी कंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स के अपना डिवाइसेस हैं, जैसे कि जेनो डायोड वगैरह पूछा जाएगा आपसे, इन सब पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड डिवाइस एंड सिंपल सर्किट, डिवाइस एंड सिंपल सर्किट का मतलब बच्चों होता है जैसे रेक्टिफायर वगैरह पूछ लिए, सिंपल सर्किट आपसे पूछ लिए, लॉजिक गेट्स वगैरह पूछ लिए। आई थिंक लॉजिक गेट तो सब मेरे हिसाब से अब इस बार एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है, तो लॉजिक गेट के लिए बच्चों आप परेशान मत होइएगा, मत पड़ेगा उसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देन फिर बच्चों ये पिछले 3 साल का एवरेज स्कोर है, बेसिकली यहाँ पर लिखे हुए पूरे चैप्टर्स 2023 में, 24 में, 25 में उस चैप्टर के कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आए थे सीबीएसई के पेपर में, और फिर 3 साल का अप्रॉक्स एवरेज एंड में लिखा हुआ है। तो अब इसके अंदर देखिए चैप्टर्स तो हर चैप्टर के कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आते हैं हमारे लिए, क्योंकि अब लास्ट के कुछ ही दिन बचे हुए हैं, तो हमारे लिए वो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जिनका वेटेज सबसे ज्यादा है। तो ब्रीफली फिर भी अगर मैं बता दूं तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का ऑन एन एवरेज 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का अप्रॉक्स 6 नंबर के इसके अंदर क्वेश्चन आपको मिलेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी इसका भी वेटेज अप्रॉक्सीमेटली 6 मार्क का है। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म 7 नंबर, मैग्नेटिज्म एंड मैटर 5 नंबर। ईएमआई की अगर बात करते हैं तो 4 नंबर का है, और ऑल्टरनेटिंग करंट की अगर बात करते हैं तो उसका अप्रॉक्सीमेटली भी एवरेज 3 मार्क का है। इसमें एक चीज आप ये ध्यान रखें कि
काफी कंसिस्टेंट इसके अंदर रहता है, कभी भी ऐसे बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलता है, तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है कि सेम ही चीज दोबारा भी आएगी। ठीक है। आशीष सर का एक बात बहुत अच्छा कहना है बच्चों कि ज़्यादा वेरिएशन इसमें नहीं मिलते, ये बात जरूर याद रखेगा, क्योंकि 8-10 साल का पेपर आप देखोगे ना तो जनरली लगभग यही पैटर्न रहता है, तो ज़्यादा चेंजेस नहीं आता। ऐसा हो सकता है कि 5 की जगह 3 आ गए या 4 आ गए, ऐसा एवरेज रहता है। समझ में? प्लस माइनस 1-2 मार्क का ही Yes. यहाँ पर मैटर रहता है। जी सर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में बच्चों देखते हैं कि अभी तक 3 मार्क्स के क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं, इसमें 24 में 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। हम लोग देखते हैं बच्चों एवरेज जो है वो 3 मार्क्स का सवाल इसके अंदर लगभग बनता है। ऐसे रे ऑप्टिक्स ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर देखें तो एवरेज जो है वो 10 मार्क्स रखता है। ये वे ऑप्टिक्स के अंदर देखें तो एवरेज इनका निकलता है 4, इसका 4 नंबर के क्वेश्चन वे ऑप्टिक्स के अंदर जनरली आते हैं एवरेज देखें तो। ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन के अंदर क्वेश्चन का नंबर देखिए थोड़ा ज़्यादा ही है, ठीक ठाक है, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं है, पर ये जरूर है कि ये आगे भी आपके कंपटीशन में काफ़ी फायदा देगा ये चैप्टर आपका। एटम के अंदर देखें तो एवरेज बच्चों कितना रहता है, 4 नंबर के सवाल आता है। न्यूक्लियाई के अंदर जो एवरेज रहता है वो 3 नंबर के सवाल आते हैं, और सेमीकंडक्टर के अंदर टोटल मिलाकर के 7 नंबर के सवाल इसके अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये पूरा के पूरा मार्क के हिसाब से मैंने आपको बता दिया है। और इसमें एक चीज आप बिल्कुल ध्यान रखिए, जैसे जो रे ऑप्टिक्स है 10 मार्क का वेटेज है, तो पक्का इसमें एक सवाल लॉन्ग आंसर टाइप आता ही है। बिल्कुल ठीक है? 100%। हर साल आएगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, बिल्कुल आएगा। तो अगर आपको फुल प्रिपरेशन करनी है तब तो आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं, बट अगर आप चाह रहे हैं कि भाई हम एक डिसेंट स्कोर ले लें 70, 75, 80% या उसके ऊपर, तो फिर आप देख सकते हैं कि लॉन्ग आंसर में आपको अगर कुछ स्किप करना है तो आप क्या स्किप कर सकते हैं। देन ये जो स्लाइड है बच्चों, ये इसके अंदर हमने 5 चैप्टर, सबसे इंपॉर्टेंट 5 चैप्टर्स लिए हैं, जो लास्ट के आपको 2 से 3 दिन का जो आपका समय बचा है इसके अंदर आपको करने चाहिए। और उन 5 चैप्टर्स का अप्रॉक्सीमेट वेटेज क्या रहने वाला है, क्या एक्सपेक्टेड है, और उसके अंदर प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स के हिसाब से कहां से क्वेश्चन उठते हैं। तो जैसे सबसे पहले अगर बात करते हैं रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि बोला गया था सबसे ज्यादा हैवी वेटेज है, तो 10 मार्क का ये है। अब इसके अंदर जो है सबसे पहले तो रे डायग्राम्स, लेंस फार्मूला, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप के न्यूमेरिकल्स जो है वो पूछे जाते हैं, डेरिवेशंस इसके अंदर आ जाते हैं आपके पास। ठीक है। और 3 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली इसके अंदर निकलते हैं। इसमें बच्चों 5 नंबर के क्वेश्चन जो आते हैं ना, आप इसमें आपको पढ़ाया गया होगा इसके अंदर कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उसको इतना ज़्यादा वेटेज मत दीजिएगा। आप सिंपल किस पर आइएगा, जैसे सर ने भी बोला है, टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप पर आता है। और उसके बाद बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैपेसिटी वाला भी अच्छा खासा कवर करता है। इसके अंदर पैरेलल कॉम्बिनेशन, एनर्जी स्टोर, डेरिवेशन प्लस न्यूमेरिकल, मतलब डेरिवेशन न्यूमेरिकल के अगर बेसिस पे बात करूं तो इसमें ज़्यादातर सवाल न्यूमेरिकल आते हैं, डेरिवेशन जो होता है थोड़े से कम आते हैं, तो इस पर ध्यान थोड़ा ज़्यादा दिएगा। इस चैप्टर के अंदर न्यूमेरिकल ज़्यादा आते हैं, किसके अंदर, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में से। करंट इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात करते हो 6 से 8 मार्क्स का इसका वेटेज रहता है। किरचॉफ्स लॉस, दोनों लॉ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके डेफिनेशन भी आ जाती है, उनके सिंपल जो क्वेश्चंस हैं वो भी आ जाते हैं एप्लीकेशन बेस्ड। एंड देन व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज, ये भी बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, इसके भी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। एंड कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट, सीरीज पैरेलल, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, उनके अक्रॉस पावर के क्वेश्चंस, उनके अक्रॉस हीट जनरेशन जो होता है उसके क्वेश्चंस, उसके रेशियो के क्वेश्चंस, तो ये काफी क्वेश्चंस बनते हैं। इनका भी आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, और सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। बच्चों एक बात और याद रखिएगा, जैसे 5 नंबर का जो क्वेश्चन होता है, लॉन्ग आंसर जो क्वेश्चन होते हैं, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में जनरली जैसे सर भी बता रहे हैं आपको कि रे ऑप्टिक्स में से सबसे ज़्यादा 90% चांस होते हैं जो भी लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे इसमें से ही बनेंगे। इसमें कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनता है। लॉन्ग क्वेश्चन और कहाँ से निकलता है, जनरली इलेक्ट्रोस्टैटिक से निकलता है सर, गॉस थ्योरम से, जिसके अंदर एक वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो डिराइव करवा सकता है। इसके अलावा शीट के लिए, एक पतली शीट के लिए, थिन शीट के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करवा सकता है। वो इंपॉर्टेंट होते हैं डेरिवेशन के माध्यम से अगर देखा जाए तो। ये जो टॉपिक है ये स्पेशली किसके लिए डिजाइन किया गया, न्यूमेरिकल के लिए किया गया। और इलेक्ट्रिसिटी में बच्चों जो क्वेश्चंस बनते हैं ना, वो जनरली क्या होता है, जैसे आपको पढ़ाया गया होगा, उसमें कंडक्टिविटी पढ़ाया गया होगा, आपको रेजिस्टिविटी पढ़ाया गया होगा, उसकी डिपेंडेंसी बताया गया होगा, इसके रेजिस्टेंस का जो फार्मूला ml/n इसका a टाउ, ये फार्मूला बताए गए होंगे। इनमें छोटे छोटे रिलेशंस, जैसे माइक्रोस्कोपिक फॉर्म आपको बताई गई ओम्स लॉ की, J=σ, ये छोटे छोटे जो फॉर्म्स है ना वो पूछता है, लेकिन ये कभी भी डेरिवेशन में नहीं जाती ये चीज़ें, ये आती है मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 या 3 मार्क्स में आती हैं। और एक बात और बच्चों बता दो, करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं किरचॉफ लॉ पर, अब माइंड मत करेगा सर, अच्छे सवाल आते हैं। ये मैंने देखा है सवाल के अंदर बच्चों, इसमें कोई कंजूसाई नहीं करता है। आप चाहे एनसीईआरटी भी देख लो और चाहे आने वाले 3-4 साल जो पेपर आ चुके हैं पहले उनमें देखिए, क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने बनाए हैं इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। और किरचॉफ पर एक क्वेश्चन तो पक्का वो देता ही है, ये बात जरूर याद रखिएगा बच्चों। ठीक है, देन नेक्स्ट बात करते हैं चार्ज एंड मैग्नेटिज्म की।
तो अगेन बायर-सावर्ट लॉ, उसका डेरिवेशन और उसके ऊपर बेस्ड जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो अपने को देखने हैं। फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज एंड करंट कैरिंग वायर्स, तो उनके ऊपर कितना फोर्स लगता है, उसके जो भी वेक्टर रिलेशंस होते हैं, डायरेक्शंस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस जो होती हैं चार्ज के मूव करने की, पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड या किसी एंगल पर, तो वो सारी चीज़ अपने को इसके अंदर देखनी चाहिए अच्छे से। एंड सर्कुलर मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड, वही मोशन ऑफ चार्ज ही हो गया, किस तरह से वो मोशन करता है, उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला, उसकी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला, ठीक है। तो वो सारे क्वेश्चंस जो हैं वो इसके अंदर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उनके आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। और साथ साथ जितने भी एलिमेंट्स हैं, जैसे इनफाइनाइट वायर हो गया, सर्कुलर कॉइल हो गया, सोलेनॉइड हो गया, तो इनके भी डेरिवेशंस आप इसके अंदर एक बार अच्छे से देख सकते हैं। सर एक्चुअल में एक बात और कहना चाहूँगा, जैसे मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म में इसके अलावा जो एक टॉपिक जुड़ता है इसके अंदर, मैग्नेटिज्म मैटर के अंदर। मैग्नेटिज्म मैटर के अंदर बच्चों क्या है, 2-3 चीज़ें आप लोग जरूर पढ़ करके जाइएगा। एक तो आप जो प्रॉपर्टी होती है डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक की, जिसमें मैग्नेटाइजेशन भी इंक्लूड हो गया, ससेप्टिबिलिटी इंक्लूड हो गई, तो 3-3 4-4 प्रॉपर्टी वो 3 नंबर के क्वेश्चन के अंदर जनरली पूछता है। तो पैरा की, डाई की और फेरो की 3-3 प्रॉपर्टीज विद एग्जांपल एक बार याद रख लीजिएगा। और इसके अंदर सेमीकंडक्टर के अंदर मेरा कहना है कि एक हम चीज़ और इसके अंदर ऐड कर लेते हैं, पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन। पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन अक्सर बच्चों को पूछता रहता है। इसके अलावा जीनर डायोड, सर ने जैसे बताया डायोड में रेक्टिफायर वगैरह, वो तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन पीएन जंक्शन फॉर्मेशन जो होता है वो मेरी नज़र में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है बच्चों। तो ये बच्चों हम लोगों ने यहाँ पर पूरा आपको डिस्कस किया है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है और कैसे कैसे किस आधार पर हम लोग ये बोल रहे हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ये पिछले 3-4 सालों के हम लोगों ने जो एनालिसिस किए हैं उसके आधार पर आप लोग को बोला है। एक बात जरूर बोलेंगे, परेशान मत होइएगा, परेशानी से रिजल्ट नहीं निकलेगा। जो भी कर सकते हैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट बच्चों करिए, बिना टेंशन के। ये सर कुछ कह रहे थे? बिल्कुल। और कुछ जनरल टिप्स हैं बच्चों जिनका अपने को ध्यान रखना है। उसका कारण ये है कि सब्जेक्टिव प्रैक्टिस काफी कम रहती है आजकल आप लोगों की, तो इसको एकदम सब्जेक्टिव पेपर की तरह अज्यूम करें। ऐसा मान के ना चलें एग्जामिनर को कुछ आता है, आपको पूरा डिस्क्रिप्टिव वे में लिखना होगा। मान लीजिए कोई न्यूमेरिकल है तो उसका फॉर्मूला लिखें, फॉर्मूला की जितनी भी टर्म्स हैं उनको एक्सप्लेन करें कि इस सिंबल का मतलब क्या है, प्रॉपर यूनिट्स आपको लिखनी है। फाइनल आंसर आता है, न्यूमेरिकल आंसर है तो बॉक्स में उसको बंद करें। बिल्कुल। जो भी 2 आंसर्स आप कर रहे हैं उनके बीच में 1 से 2 लाइन का स्पेस ले। ब्लू और ब्लैक पेन के अलावा कोई भी पेन यूज ना करें। एंड साथ साथ अगर आप कोई डेरिवेशंस कर रहे हैं तो उसका डायग्राम जो आप बना रहे हो प्रॉपर स्केल का यूज करके बहुत फेयर तरीके से उसका आपको डायग्राम बनाना है। याद रखें कि आपका पूरा क्वेश्चन सही नहीं भी होगा तब भी आपका जो एफर्ट है, पार्शियल मार्क्स आपको उसके अंदर बिल्कुल मिलेंगे। एक और चीज, फॉर्मल एग्जाम है, एसएमएस लैंग्वेज यूज ना करें। सारी स्पेलिंग्स, ग्रामेटिकल स्पेलिंग्स प्रॉपर लिखें, क्योंकि मान लीजिए अगर आपने शॉर्ट स्पेलिंग्स लिखना चालू किया, भले ही आपको फिजिक्स की बहुत अच्छी नॉलेज है, बेहतरीन नॉलेज है, पर एग्जामिनर का जो इंप्रेशन है वो अच्छा नहीं बनेगा। और हो सकता है कि जहां वो मार्क्स दे सकता था वहां मार्क्स ना दे के आपके मार्क्स थोड़े से क्या कर दे, कम कर दे। तो इन बातों का बिल्कुल ध्यान रखें और अच्छे से रिवाइज करें सारी चीजों को। आपने साल भर मेहनत की है तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। एक बच्चों लाइन और याद रखेगा, मेरा खुद का मानना है कि पेपर के अंदर अपना जो राइटिंग है वो ठीक रखेगा। मतलब इस तरीके से लिखेगा कि आपको सामने वाला को चेक करे तो समझ में आना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने लिखा तो बहुत बेहतरीन तरीके से, मस्त लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन राइटिंग आपने ऐसे लिखी काटा पेटी करके तो सामने वाला इरिटेट हो जाएगा आपकी कॉपी देख करके और पूरा काट देगा। बिल्कुल नीट एंड क्लीन वर्क आपका बिल्कुल रहना नीट चाहिए। एंड, मतलब अगर आपने एक लाइन गलत भी लिखी है तो परेशान मत हो, इतना ज़्यादा डेप्थ वो भी नहीं जाते हैं, लेकिन फेयर काम होना चाहिए बच्चों, ताकि वो इम्प्रेस्ड हो। ऐसे मान लीजिए आपको इम्प्रेस करना है किसी को, सर नहीं सही कह रहा हूँ सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो इम्प्रेस करते हुए कि सामने वाला कॉपी जो चेक करेगा, जैसे सर ने भी बताया, एक एक चीज़ को डिफाइन करना है कि रो लिखा है तो रो है क्या, सिग्मा लिखा है तो सिग्मा है क्या। इन सब बातों का बच्चों ध्यान रखिएगा, सफाई का स्पेशली ध्यान रखिएगा। फेयर कॉपी आपको बिल्कुल रखनी है। डायग्राम जो भी बनाओ, लेबल्ड डायग्राम जरूर बनाओ, और एक दिन पहले मस्त रहो, आराम से पूरी नींद लो, परेशान मत हो, क्योंकि बोर्ड में कोई भी बच्चा जनरली फेल नहीं होते हैं। और वो बिल्कुल पूरे साल किताब ही नहीं देखी हो, आज ही किताब खरीद के लेकर के आओगे तो मैं नहीं कह सकता सर, बाकी कभी ऐसा हुआ नहीं है। ठीक ठाक मार्क्स सबके बच्चों आ जाते हैं। 70-75% बनाना, इवन 90% भी बनाना बोर्ड में आसानी होता है। तो इसी के साथ हम पूरे आकाश परिवार की तरफ से आप सबको बहुत बेस्ट विशेस, और हम ये प्रे करेंगे कि आपका जो फिजिक्स का एग्जाम है वो काफ़ी अच्छा हो। थैंक यू। ओके बच्चों, थैंक यू।